चैप्टर 1 मिली हमारी प्यारी मासूम रूही और खडूस स्ट्रिक्ट अरहान से। किरदारों का परिचय। रूही अबीर सहगल महत्वपूर्ण भूमिका। डॉक्टर अरहान रोहन मल्होत्रा महत्वपूर्ण भूमिका। रोहन और आरती मल्होत्रा अरहान के मम्मा पापा। विराज और रिया मल्होत्रा अरहान के बड़े भाई भाभी। माहिर और पनखुदी मल्होत्रा अरहान के छोटे भाई भाभी। अमन और स्वरा मल्होत्रा अरहान के दादू दादी। विरांश अंश विराज मल्होत्रा अरहान का भतीजा। रवि और सुधा सहगल के चाचू और चाची। तानिया सहगल की चचेरी बहन। ये कहानी शुरू होती है मुंबई के मलाड से, जहां अपने चाचू और उनके परिवार के साथ रहती है। ये सुबह के करीब 7 बजे का टाइम है और उसके छोटे से कमरे में उसके टूटे फूटे से बेड पर सो रही है। पर क्या सच में उसके वो चाचा चाची उसे चैन से सोने देंगे? नहीं। अचानक से उसकी चाची के कमरे में आती है और को सोता देख गुस्से से आग बाबूला हुई, क्योंकि सुधा चाची सबसे ज्यादा नफरत से करती है, पता नहीं क्यों। तभी को सोता देख सुधा बाथरूम गई और वहां से एक बाल्टी ठंडा पानी ले आए और फिर वो ठंडा पानी उसने पे डाल दिया, जिसे डर गई और अचानक झटके से अपनी नींद से उठी। ठंड की वजह से बहुत ज्यादा कांप रही थी, पर उसके चाची को उस पर थोड़ा सा भी रहम नहीं आया। सुधा ने से गुस्से में चिल्ला के कहा, 7 बज गए और देखो तो ये महारानी अभी तक सो रही हैं। घर के सारे काम और ब्रेकफास्ट क्या तेरी मम्मा आकर करेगी? चल उठ और जल्दी जल्दी हाथ चला, वरना तेरे प्यारे चाचू से शिकायत करूंगी तेरी। सुधा की तरफ देखते हुए धीमे आवाज में कहती है, चाची आप जाओ, मैं अभी जल्दी से नहा के आती हूँ। इतना बोल के बाथरूम में जाने ही वाली थी, पर सुधा ने फिर से उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, पहले चल के काम कर और कुछ खाने के लिए बना दे, बाद में तुझे जो करना है करते बैठना, चल अभी। सुधा को अपने साथ नीचे ले गई, पर उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि पूरी तरीके से भीगी हुई थी और बहुत कांप भी रही थी। ने बिना कुछ बोले अपना काम करना चालू किया और 2 घंटे बाद जैसे ही उसका काम पूरा हुआ, उसकी सेल्फिश बहन ने से अपने पूरे असाइनमेंट्स करवाए और पूरे 5 घंटे बाद अपने कमरे में वापस आए, पर तब तक वो पूरी तरीके से थक चुकी थी और उसके बॉडी में बहुत दर्द भी हो रहा था। उसने अपने बैग के साइड में पड़े बॉक्स से एक एल्बम निकाला, जिसमें उसके मम्मा पापा की तस्वीरें थी। ने वो एल्बम खोला और उसे देखकर बहुत जोरों से रोने लगी, और रोने की वजह से उसका पूरा फेस रेड हो गया था और उसकी सांसें भी बहुत तेज और ऊपर नीचे हो रही थी, क्योंकि बचपन से को ज़्यादा रोने से सांस लेने में तकलीफ होती है। ने वो एल्बम अपने सीने से लगाया और रोते हुए कहा, क्यों मम्मा पापा, मैं आपको अच्छी नहीं लगती थी क्या, जो आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर चले गए? मैं इतनी बुरी हूँ क्या जो कोई मुझे प्यार नहीं करता और मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता? मुझे आपने यहाँ अकेला क्यों छोड़ा, अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? यहाँ कोई नहीं है मेरा, किसके लिए और किसके भरोसे रहूं मैं? हाँ, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे आप दोनों के पास आना है, प्लीज़ टेक मी विद यू। ऐसे ही रोते रोते बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसे पहले से ही बहुत तेज बुखार था और आज उसकी चाची ने फिर से उसके ऊपर ठंडा पानी डाला था। बचपन से ही बहुत कमज़ोर और सेंसिटिव होती है और ऊपर से वो एक प्रीमेच्योर चाइल्ड भी है। थोड़ी देर बाद उसकी चाची के रूम में आए और फिर से उसे सोता देख गुस्सा हुई। तब वो के पास जाती है, जो बेड के एक तरफ सोई हुई है, और कहती है भगवान क्या करूं मैं इसका, जब देखो तब महारानी आराम ही करती है, दिन भर मुफ्त का खाना पीना और सोना, उसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं है इस लड़की को। इसके माँ बाप तो चले गए, पर ये बोझ हमारे लिए छोड़ गए, हर दिन भर मेहनत करके पैसे कमाओ और इसे पालो, बस इतना ही काम रह गया है हमारा। और यहाँ इस बेशर्म लड़की को तो देखो कैसे चैन से सोई है। ए लड़की उठ, कोई प्रिंसेस नहीं है तू, जो जैसे दिल में आया करेगी, चलो उठ। सुधा को उठा रही थी, पर अपनी पलकें भी झपका नहीं रही थी। तो आखिर में सुधा ने का हाथ पकड़ा, पर जैसे ही उसे की आग की तरह जलती बॉडी का अंदाजा लगा, उसकी आंखें बड़ी हो गई और सुधा ने की तरफ देखते हुए कहा, इसकी बॉडी तो आग के जैसे जल रही है, बहुत तेज बुखार है, इसे पर जाने दो, मुझे क्या करना है, मारती है तो मरे, कम से कम इस पनौती से तो छुटकारा मिलेगा। बिना कुछ किए सुधा वहां से अपने रूम में चली गई और बेचारी वहीं बुखार में बेहोश पड़ी रही। तो ये है की दुनिया बिल्कुल खाली, और जिसमें उसे दिल से प्यार करने वाला कोई नहीं। तो अभी चलिए मिलते हैं हमारे हीरो अरहान मल्होत्रा से, जो कि हीरो से कम एक बहुत ही खतरनाक शैतान डेविल है। दूसरी तरफ मुंबई के मालाबार हिल में, जहां अरु अपने परिवार से साथ एक बहुत ही आलीशान लाइफ गुजार रहा है। उसकी फैमिली दुनिया के सबसे रिचेस्ट फैमिलीज में पहले नंबर पर आती है, क्योंकि उसके पापा दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन हैं और उसके दोनों बड़े भाई भी उसके पापा का फैमिली बिजनेस संभालते हैं। मल्होत्रा फैमिली के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, यहाँ तक कि वो लोग हर साल अरु के बर्थडे पर छोटे बच्चों के अनाथ आश्रम में दान करते हैं, क्योंकि अरु मल्होत्रा फैमिली के लिए उनका लकी चार्म है।
घर में सबसे छोटा होने की वजह से अरु सबका लाडला है और सब उसे बहुत प्यार करते हैं, यहाँ तक कि उसकी दोनों भाभियां भी उसे अपने छोटे भाई जैसे मानती है। अरहान मल्होत्रा दिल से बहुत सॉफ्ट और लविंग केयरिंग है, पर यह बात सिर्फ उसके फैमिली को पता है क्योंकि अरु बाहर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा कठोर और निर्दय है। सबसे छोटा होने की वजह से वो बहुत जिद्दी और अभिमानी भी है और बचपन से ही उसे हर एक वो चीज़ आसानी से मिली है जो उसे चाहिए थी, इसीलिए अरु को कभी किसी दिक्कतों या फिर किसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। पर उसने अपने सपने के लिए दिन रात मेहनत की और आज वो एक बहुत ही बड़ा और सक्सेसफुल डॉक्टर है। आज उसके पास उसका खुद का एक आलीशान फ्लैट है, पर वो सिर्फ अपने फैमिली के साथ ही रहता है। सुबह के 11 बजे पूरी मल्होत्रा फैमिली उनके बड़े से लिविंग रूम में बैठी है, सिवाय हमारे हीरो अरहान के, क्योंकि वो अपने रूम में सो रहा है। तभी उसके पापा रोहन अरु की मम्मा आरती से पूछते हैं, आरती हमारे प्रिंस कहाँ है और वो अब तक उठा नहीं, उसे हॉस्पिटल नहीं जाना क्या आज? तभी अरु का बड़ा भाई विराजवीर रोहन को बताता है, पापा एक्चुअली अरु आज मॉर्निंग में 3 बजे आया और वो बहुत परेशान भी दिख रहा था, पता नहीं शायद कुछ सीरियस मैटर हो तो सोने देते हैं, उसे थक गया होगा बच्चा। वो सब वीर की बातों से सहमत होते हैं और आपस में ही बातचीत करने में बिजी हो जाते हैं। ऐसे ही आधा घंटा बीत जाता है और तभी अरु अपने रूम से नीचे लिविंग रूम में आता है और अपनी दादी के पास जाकर बैठता है जो एक सोफे पे बैठी होती है। अरु दादी की गोद में अपना सिर रखकर सोफे पे लेट जाता है और उसकी दादी अरु के माथे पे किस करती है और उसे पूछती है, क्या हुआ है बेटा? वीर ने बताया तू बहुत परेशान था, कुछ प्रॉब्लम है हॉस्पिटल में? अरु पहले अपनी दादी की तरफ देखता है और फिर पूरी फैमिली की तरफ जो सिर्फ उसे ही देख रही थी और उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। अरु एक बार फिर से अपनी दादी की तरफ देखते हुए कहता है, दादी पता है कल ना एक लड़की आई हॉस्पिटल में जो प्रेग्नेंट थी और आपको पता है शी इज़ जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड, मतलब सिर्फ 20 साल की छोटी सी बच्ची है वो और प्रेग्नेंट। जब मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ तो पहले उसने नहीं बताया कुछ भी, पर कुछ देर बाद उसने बताया कि उसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड उसे चीट करके भाग गया आफ्टर मेकिंग हर प्रेग्नेंट। मतलब वाओ, मुझे ना एक बात समझ में नहीं आती कि लड़के प्यार सिर्फ लड़कियों की बॉडी से ही क्यों करते हैं, उनकी सोल, उनकी आत्मा से क्यों नहीं? मैं ना एक डॉक्टर हूँ और उस पे एक ऑब्ज्ञम भी, और जब मैं ऐसे रैप के या अनवांटेड प्रेगनेंसी के केसेस देखता हूँ और खासकर जब उन लड़कियों को तड़पते हुए देखता हूँ जो एज में बहुत छोटी होती है और उन्हें इतनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है, ये देखकर मुझे अंदर से बहुत तकलीफ होती है। आज भी लोग बेटियों को पैरों की जूती मानते हैं, जो चाहे कर लो कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर उनको इतनी सी बात क्यों नहीं समझती कि अगर ये ही जूती उनके सिर पे पड़ी तो आई प्रॉमिस दादी, अगर इन द फ्यूचर मुझे कभी बेटी हुई तो मैं उसे सबसे प्रोटेक्ट करके रखूंगा, एक हल्की सी खरोंच भी नहीं आने दूंगा मैं अपने बच्चे पर। अरु की बातें सुनकर उसकी फैमिली उस पर बहुत प्राउड फील करती है और तभी उसकी छोटी भाभी पनखू अरु से कहती है, बेटी तो बाद में आएगी, पर अभी के लिए जो भी लड़की तुम्हारी लाइफ में आएगी ना अरु, वो बहुत ही लकी होंगी। और भले ही तुम सबको अपना ये मॉन्स्टर वाला रूप दिखाते हो, पर हमें पता है कि तुम्हारा दिल कितना सॉफ्ट और प्यारा है। मैं ना ये बात दावे के साथ बता सकती हूँ कि तुम अपनी वाइफ या फिर अगर आगे कोई गर्लफ्रेंड बन जाए तो उसे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करोगे और इतना प्यार दोगे जो शायद उसके पेरेंट्स ने भी उसे नहीं दिया होगा। अरु तभी पनखू की तरफ देखता है और कहता है, भाभी फ्रैंकली स्पीकिंग तो मुझे इस प्यार पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर मेरे जिंदगी में कोई गलत इंसान आ गया जिसने मुझे आप सबसे दूर करना चाहा तो मैं क्या करूँगा? मैं किसी और से करूँ ना करूँ, आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ और किसी एक गलत इंसान की वजह से मैं आप लोगों को खोना नहीं चाहता। अरु की बातें सुनकर उसके पापा उसे कहते हैं, ये सब तो वक्त आने पर पता चलेगा बेटा, जब तुम भी कोई प्यारी सी लड़की को अपना दिल दे बैठोगे। क्यों, ठीक कहा ना मैंने गाइस? सब लोग हमें उनका सिर हिलाते हैं और ये सब देखकर अरु अपनी दादी की गोद से उठता है और अपना मुंह बनाकर अपने पापा की तरफ देखता है और उसने कहता है, क्या यार पापा आप भी ना यहाँ, आपको मुझे वार्न करना चाहिए और एक आप हो कि मुझे प्यार में पड़ने के लिए बोल रहे हो। सच में क्या कूल फैमिली है मेरी बाबाजी, वाहेगुरु, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल एंड एंटिक फैमिली, आई एम वेरी ब्लेस। अच्छा मुझे हॉस्पिटल के लिए रेडी होना है, आज भी बहुत ज़्यादा काम है, 2 लेबर रूम्स और 2 सी सेक्शन, मतलब टोटली 5 बेबीज। अरु की बात सुनने के बाद रिया उसे पूछती है, अरु 4 बेबी हुए ना 5 नहीं? तो इस पे अरु मुस्कुराते हुए कहता है, रिया भाभी एक ट्विंस है तो हुए ना 5 बेबीज। रिया ने अरु के जवाब में हामी भरी और अरु ऊपर उसके रूम में चला गया रेडी होने और जल्दी हॉस्पिटल के लिए भी निकल गया सबको बाय बोल के। तो ये है हमारे रूह और अरहान, जहाँ एक की लाइफ में सिर्फ दर्द और अंधेरा है तो दूसरे की लाइफ में रोशनी और कामयाबी। क्या ये दोनों एक दूसरे से कभी टकराएंगे और क्या रूह को कोई उसे सच्चा प्यार करने वाला मिलेगा?
सोमवार की सुबह रोज जल्दी उठकर अपने घर के सभी काम कर देती है और ब्रेकफास्ट भी बना देती है क्योंकि आज उसे कॉलेज जाना है और उसका फर्स्ट डे है कॉलेज में, तो उसे लेट नहीं होना। रो की चचेरी बहन भी उसी कॉलेज में पढ़ती है जहां अब से रो पढ़ेगी। रो ने जल्दी जल्दी अपने काम खत्म किए और रेडी होकर नीचे आए जहां उसके चाचू, चाची और तानिया ब्रेकफास्ट कर रहे थे। रो को बहुत जोरों से भूख लगी थी, पर उसे पता था कि वो लोग उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देंगे, तो बिना कुछ खाए ही रो कॉलेज के लिए खाली पेट निकल गई। उसके पास टैक्सी के लिए कुछ भी पैसे नहीं थे, तो वो पैदल चलकर ही कॉलेज जा रही थी। तभी उसकी नज़र एक छोटे सी पपी पे पड़ी जो बिल्कुल सड़क के बीच में खड़ा था, और उसे देखकर रो के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आई। पर तभी उसकी नज़र उस पपी के एक पैर पे गई जिसपे चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसे चलने में तकलीफ हो रही थी। रो बिना कुछ सोचे समझे उस पपी के पास गई और रोह ने उसे अपनी गोद में उठाया और वही रोड पर बैठ गई उस पपी को अपनी गोद में लिए। रो ने धीरे से उस पपी का पैर पकड़ा जिसपे चोट लगी हुई थी और कहा, ओह छोटू पपी, आपको तो उई उई हो गई है, आप ध्यान नहीं रखते हो क्या? खुद का देखो कितनी ज़्यादा लगी है आपको। कोई बात नहीं, आप डरो मत, ये अभी ठीक हो जाएगा। हाँ, फिर आप खेल सकते हो। रो ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और उस पपी की चोट पानी से साफ की और अपना हैंकी रुमाल उस पपी के पैर पर बांध दिया जिसपे चोट लगी थी। फिर रो ने उस पपी को नीचे जमीन पर रखा और उसका सॉफ्ट सिर सहलाते हुए कहा, देखो अभी ज़्यादा खेलना नहीं वरना आपको हुई होगी फिर से, और खेलने के लिए तो आपको बहुत सारी एनर्जी चाहिए ना, तो आप अभी अपनी मम्मा के पास जाओ और मिल्की पी लो, फिर आपको वीकनेस फील नहीं होगी। अभी जाओ, आप गुड बॉय हो ना गो। उस पपी ने रो को देखकर अपनी क्यूट सी पूंछ हिलाए और फिर वहां से भाग गया। रो भी सड़क से उठी और देखा कि उसके कपड़े पूरे धूल से खराब हो चुके थे, तो उसने अपना क्यूट सा पाउट बनाते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखा और कहा, आपको अच्छा लगता है ना मुझे ऐसे तकलीफ में देखकर बाबा जी? देखो अभी मेरे कपड़े भी गंदे हो गए, अब मैं क्या करूं? अगर कपड़े चेंज करने घर गई तो चाची मुझे फिर से कॉलेज जाने नहीं देगी, इससे अच्छा तो मैं इन्हीं कपड़ों में चली जाती हूं। क्या होगा, सब लोग हंसेंगे ही ना, और वो कोई बड़ी बात तो नहीं होगी मेरे लिए क्योंकि स्कूल में भी सब बच्चे हंसते थे मेरे पे। रो ने अपना बैग उठाया और फिर से कॉलेज की तरफ चली गई, पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसे कोई देख रहा था। जी हाँ, ये कोई और नहीं हमारा अरू ही है जो अपने हॉस्पिटल जा रहा था। तभी उसने रो को एक पपी के साथ सड़क पर देखा तो वो वहीं रुक गया और उसने अपनी कार के अंदर से ही रो की सभी हरकतें देखी। जब रो कॉलेज के लिए निकल गई, अरू ने उसकी तरफ देखा और खुद से मुस्कुराते हुए कहा, कौन है वो क्यूट सी बेबी गर्ल यार? बट मानना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लाइक एनी एंजल ऑन द अर्थ। पर बहुत ज़्यादा फ्रैगिल और वीक लग रही है। वो बच्ची ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, हार्डली अराउंड 14-15 साल की होंगी। अरे शीट, वाई आई एम थिंकिंग अबाउट हर यार, मेरे लिए वो बिल्कुल स्ट्रेंजर है पर दिल नहीं मान रहा है, क्या करो? ऐसे लग रहा है जैसे कोई तो कनेक्शन है मेरा, पर क्या ओनली गॉडेस कैन नो। चलो अरहान मल्होत्रा, वो डॉल तो गई, अभी आपको भी निकलना चाहिए, आपके पेशेंट और अनबॉर्न बेबीज आपका वेट कर रहे होंगे। चलो। अरू भी अपने रास्ते चला गया। कुछ देर बाद रो फाइनली अपने कॉलेज में पहुंची, बट तब तक वो बहुत थक चुकी थी। उसने अपनी पानी की बोतल निकाली जिसमें अभी भी बिल्कुल थोड़ा सा पानी बचा था, तो रोह ने वो पानी पिया और कॉलेज गेट के अंदर चली गई। जब वो कॉलेज के अंदर आई, कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स उसे घूर घूर कर देख रहे थे जैसे वो किसी डिफरेंट प्लैनेट से आई हुई कोई एलियन है। रो को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, पर वो बिना ध्यान दिए आगे की तरफ बढ़ी और देखा कि इस कॉलेज में सभी रेप्यूटेटेड और रिच हाई क्लास फैमिली के बच्चे स्टडी करने आते हैं। रो एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो उसे इतनी बड़ी और 9.1 कॉलेज में पढ़ने का चांस कैसे मिला? रो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट स्टूडेंट है, जिसकी वजह से उसके स्कूल टीचर्स ने रो को 2 क्लास आगे पढ़ने का चांस दिया और उसे स्कॉलरशिप भी मिली, जिसकी वजह से रो की एडमिशन डायरेक्टली इस कॉलेज में हुई। कोई सोच भी नहीं सकता था हीरो एक बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ेगी, पर ये सच है, आज उसने अपनी पढ़ाई और काबिलियत के दम पर यहाँ इस कॉलेज में एडमिशन ली है बिना किसी की हेल्प के। अगर हम ये कहें कि ये रो की ड्रीम कॉलेज है तो ये बात गलत नहीं होगी। रो अपनी क्लास सर्च कर रही थी क्योंकि उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि यहाँ कोई उसकी हेल्प नहीं करेगा। अगर उसने किसी और से पूछ भी लिया तो वो उसे बुली करेंगे, तो इससे अच्छा वो खुद अपनी क्लासरूम ढूंढे। जब रो अपनी क्लासरूम सर्च करने में बिजी थी, उसका ध्यान इधर उधर था जिसकी वजह से वो आगे नहीं देख पाए, और इतने में ही वो एक लड़की से टकराए और टकराने की वजह से वो दोनों नीचे जमीन पर गिर गए और रो को थोड़ी सी लगी भी उसके कमर पे। नीचे गिरने की वजह से रो की धीमी चीख निकली, आह मम्मा। पर जब उसका ध्यान दूसरे लड़की पे पड़ा, रो अपने दर्द की चिंता किए बिना जल्दी से जमीन से उठी और उस लड़की की तरफ गई।
अब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां जम गए थे और उस लड़की को देख स्टूडेंट्स डर गए क्योंकि वो लड़की कोई कॉमनर नहीं थी बट बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और वहां एज अ प्रोफेसर लेक्चरर वर्क करती थी। तभी रो ने एक लड़की स्टूडेंट को अपनी फ्रेंड से कुछ बातें करते हुए सुना जो वो लड़की उसे बता रही थी। लगता है न्यू स्टूडेंट है बट देखो पहले दिन ही इसने मैम को हट कर दिया। गोन नाउ शी इज गोन, लगता है इसका फर्स्ट डे आज लास्ट डे बनेगा इस कॉलेज में क्योंकि मैम इज कैपेबल टू एक्सपेल हर फ्रॉम द कॉलेज। रो उस लड़की की बातें सुनकर बहुत डर गई पर फिर भी उसने अपना हाथ उस लड़की की तरफ बढ़ाया और उसे खड़े होने में हेल्प की। रो ने एक बार उस लड़की की तरफ देखा जो पहले से ही उसकी तरफ देख रही थी और उसे अपनी तरफ देख रो और ज्यादा डर गई। अचानक से रो की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपना सिर नीचे की तरफ झुका दिया ताकि कोई उसे रोते हुए ना देखे पर उस लड़की को पता था कि रो रो रही है। तभी उसने रो की बहुत स्वीट पर डरी और सहमी हुई आवाज़ सुनी जिसने कहा, आई एम सो सॉरी मैम, मेरा ध्यान नहीं था और मेरी गलती की वजह से आप गिर गई और आपको चोट लगी। अगर आप चाहते हो तो मुझे कोई भी बिग वाली पनिशमेंट दे सकते हो बट प्लीज़ डोंट एक्सपेल मी फ्रॉम द कॉलेज मैम। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है इस कॉलेज तक पहुंचने में, मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी अगर आपने मुझे इस कॉलेज से निकाला तो प्लीज़ ऐसे नहीं करो। रो ने अपने दोनों हाथ उस लड़की के आगे जोड़े और रोने लगी। रो को रोता देख कुछ स्टूडेंट्स खासकर लड़कियां उसका मजाक बनाने लगी तो कुछ स्टूडेंट्स उस पर तरस खाने लगे। तभी उस लड़की ने रो के दोनों हाथ पकड़े और उन्हें अलग अलग किया। उसने रो के आंसू भी साफ किए जो उसकी बड़ी बड़ी और प्यारी आंखों से गिर रहे थे और ये देखकर सब स्टूडेंट्स शॉक हो गए। रो भी उस लड़की की तरफ अपनी बड़ी और रेड आंखों से देख रही थी। तभी उस लड़की ने रूह से हंसकर कहा, डरो मत बेबी, मैं आपको इस कॉलेज से नहीं निकालूंगी और ना ही किसी को ऐसा करने दूंगी। आप इसी कॉलेज में अपनी स्टडी करोगे। आप रो क्यों रहे हो बेटा? आई नो इट वॉज एन एक्सीडेंट, आपने जानबूझ के कुछ नहीं किया तो मैं आपको पनिशमेंट भी नहीं दूंगी, सो आप रोना बंद करो। देखो कैसे रेड आंखें हो गई है आपकी। रो उसकी बात सुनने के बाद एक चैन की लंबी सांस लेती है। तभी वो लड़की वहां खड़े सभी स्टूडेंट्स से थोड़ा स्ट्रिक्टली होकर ऊंची आवाज में कहती है, स्टूडेंट्स डोंट यू गाइज हैव एनी लेक्चरर्स, नाउ गो बैक टू योर क्लासेस। सभी स्टूडेंट्स वहां से डर के मारे अपनी अपनी क्लासरूम्स में चले जाते हैं और तभी वो रो की तरफ देखती है और कहती है, आप ठीक हो? आपको कहीं लगी है? मे बी आपको लगी है तभी आप चीखे। आप चलो मेरे साथ, आई नीड टू सी, कहीं आपको बहुत ज्यादा तो नहीं लगी? चलो बेबी। वो दोनों उस लड़की के केबिन में आए और उसने रूह को एक काउच पे बिठाया पर जैसे ही रूह उस पे बैठी उसकी चीख फिर से निकाली जिसकी वजह से वो लड़की भी डर गई। वो रूह के पास बैठी और उसका हाथ सॉफ्टली पकड़ के कहा, आपको कमर में लगी है, आप तो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे हो। रुको, आई हैव पेन किलर, वो आप खा लो, उससे आपका पेन कम हो जाएगा। वो रूह को एक पेन किलर देती है जिसे देखकर रूह अपना मुंह बनाती है क्योंकि उसे मेडिसिन, इंजेक्शन और डॉक्टरों से बहुत बहुत ज़्यादा डर लगता है। रूह उस मेडिसिन की तरफ देखकर अपना सिर ना में हिलाती है और कहती है, नो, मुझे ये गंदी सी मेडिसिन नहीं खानी, ये बहुत ज़्यादा यकी और कड़वी है, प्लीज़ आप उसको दूर करो मेरे से। तभी वो लड़की रूह से कहती है, देखो बेबी, अगर अपने ये मेडी खा ली ना तो मैं आपको चॉकलेट दूंगी, ओके? रूह उसकी तरफ चमकती हुई आंखों से देखती है और कहती है, आप सच्ची में मुझे चौको दोगे ना अगर मैं ये गंदी सी मेडी खा लूँ? वो लड़की रूह के चबी चिक्स पकड़ के कहती है, हाँ बाबा, आई प्रॉमिस मैं आपको चौको दूंगी बट पहले आपको ये मेडी खानी होगी, तो चलो जल्दी जल्दी आप ये खा लो। वो रूह को वो मेडी खिला देती है और बाद में उसे चॉकलेट भी देती है जो रूह बिल्कुल 1-2 साल के छोटे बच्चे के जैसे खाती है अपना पूरा मुंह गंदा करते हुए और ये देखकर वो लड़की दिल से बहुत खुश होती है। वो लड़की ये बहुत अच्छे से समझ जाती है कि रूह दिल से बहुत इनोसेंट और प्योर है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसी। रूह चौको खाने के बाद अपनी हाथों की तरफ देखती है जो अभी पूरी तरीके से चॉकलेट में कवर है और ये देखकर वो क्यूट सा पाउट बनती है और खुद को डांटे हुए कहती है, ओफो देखो, यू आर सो इडियट, ना पूरा गंदा कर दिया खुद को। बाबाजी क्या होगा मेरा ऐसे? हाँ। रूह की क्यूट सी बातें सुनकर वो लड़की एक सॉफ्ट कपड़ा लेती है और रूह से कहती है, कोई बात नहीं, मैं अभी ये सब साफ कर देती हूँ और तब तक हम हमारा इंट्रो भी कर लेंगे। तो आई एम पंखुड़ी माहिर मल्होत्रा और मैं इस कॉलेज में एज अ लेक्चरर वर्क करती हूँ। अभी आप मुझे आपको इंट्रो बताओ। रूह पंखू की तरफ देखती है और उसे एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहती है, हेलो मैम, मैं रूही हूँ और आप मुझे रूह भी बोल सकते हो एंड आई एम न्यू स्टूडेंट इन दिस कॉलेज। रूह का नाम सुनकर पंखू थोड़ा सा चौंक जाती है और रूह की तरफ देखती है, बट फिर वो रूह से पूछती है, ओके बेबी, आप न्यू स्टूडेंट हो, अच्छा आपकी एज क्या है? रूह पंखू की तरफ देखते हुए कहती है, मैं 17 साल की हूँ मैम। ये बात सुनकर पंखू फिर से शॉक हो जाती है और रूह से कहती है,
बेटा आप कॉलेज में स्टडी करने के लिए छोटे हो और आप सिर्फ 17 साल के हो और कॉलेज में कैसे। ये बात सुन के रो पंखू को बताती है, मैम मैं ना अपनी स्कूल में स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, तो मेरे टीचर्स ने मुझे 2 क्लास आगे प्रमोट किया, इसलिए मैं अभी फर्स्ट ईयर की स्टडी करूंगी डायरेक्ट है। क्लासरूम में स्टूडेंट्स रो को बहुत अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, पर फिर भी वो उनकी कंप्लेंट किसी भी लेक्चरर या फिर प्रिंसिपल से नहीं करती। रो को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपसेट भी होती है और ऐसे ही कॉलेज का टाइम खत्म हो जाता है। रो अपना बैग पैक करती है और क्लासरूम के बाहर आती है, जहां सभी अपने अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ होते हैं, बट रो बिल्कुल अकेली क्योंकि यहाँ उसका कोई फ्रेंड नहीं है। तभी रो की नज़र तानिया पे पड़ती है, जो अपने ग्रुप से साथ एंजॉय कर रही होती है और उसे इतना खुश देखकर रो को उसके बहन के लिए खुशी तो होती है, बट खुद के लिए बहुत सैड भी लगता है। रो उन लोगों को ही देख रही होती है, तभी कोई पीछे से रो के कंधे पे हाथ रखता है, जिसे रो एकदम से डर जाती है और चिल्लाती है, आह मम्मा। तभी पंखू उसके सामने आती है, जो उसके पीछे थी, और रो को डरा हुआ देख वो रो की बैक पीठ रब करने लगती है और उसकी तरफ देखकर कहती है, ओ माय गॉड रो, आप तो बहुत ज़्यादा डर गए, सी इट्स मी ओनली और कोई नहीं है, प्लीज़ टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स ओके। रोहा में अपना सिर हिलाते हुए लंबी सांसें लेती है और जब पंखू को यकीन हो जाता है कि रोह ठीक है, वो उसे अपने साथ बाहर ले जाती है। वो दोनों गेट के पास खड़े होते हैं, तभी एक कार उनके आगे आकर खड़ी होती है, जो मल्होत्रा की होती है। पंखू रोह की तरफ देखती है और उसे पूछती है, रोह आपको लेने कोई नहीं आया अभी तक और आप जाओगे कैसे। ये सुनकर रोह अपनी किस्मत पे हंसती है और पंखू की तरफ देख के उसे कहती है, डोंट वरी मैम, मैं वॉक करके चली जाऊंगी, आप मेरे लिए परेशान मत होइए, बाय। रोह पंखू को बाय करके आगे की तरफ बढ़ती है, तभी पंखू उसे पीछे से आवाज़ लगाती है, तो रोह अपनी जगह पर रुक जाती है और तभी पंखू रोह के पास आती है और उसका एक हाथ धीरे से पकड़ के उससे कहती है, बेबी आप मेरे साथ चलो, मैं आपको छोड़ दूंगी, चलो आओ। इतना बोल के पंखू रोह को अपनी तरफ खींचने ही वाली होती है कि तभी रोह उसे रोकते हुए कहती है, नो मैम आई कांट कम विथ यू, आप जाओ, मैं चली जाऊंगी, आप मेरे लिए वरी मत करो। रोह की बातें सुनकर पंखू रोह का छोटा सा और मासूम सा फेस अपनी दोनों हाथों में पकड़ती है और रोह से कहती है, ट्रस्ट मी बच्चे, इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, बट अगर मैंने आपको अकेले जाने दिया तो आई विल गोइंग टू फील गिल्टी, सो प्लीज। रोह एक बार पंखू की तरफ देखती है, जो उसे अभी पपी आइज दिखा रही होती है, तो लास्ट में रोह हाँ बोलती है और दोनों कार के बैकसीट पर बैठ जाते हैं और ड्राइवर कार स्टार्ट करता है। रोह पंखू के साथ पीछे बैठी होती है, तभी पंखू उससे एक सवाल पूछती है, रोह तो अभी बताओ मुझे कि आपके फैमिली में कौन कौन है एंड आप कहाँ रहते हो। उमम इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आप वही स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो ना। रोह उसकी तरफ देखते हुए हाँ बोलती है, तो इस पे पंखू उसे कहती है, वेरी इम्प्रेसिव, मतलब आप इतने ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो, वेरी वेरी गुड बच्चे। वैसे मैं आपको बताऊं अरु, मेरा देवर जो मेरे लिए मेरे छोटे भाई जैसा है, वो भी आपकी तरह ही बहुत माइंडेड है। इन वेरी यंग एज ही बिकम सक्सेसफुल इन हिज प्रोफेशन एंड टुडे ही इज नंबर 1। अच्छा, लीव अबाउट हिम एंड टेल मी अबाउट यूर फैमिली। ये बात सुनकर रोह का फेस उतर जाता है, जो पंखू भी नोटिस करती है, तभी रोह की आंखों में आंसू आते हैं, जो पंखू को डरा देते हैं। रोह पंखू की तरफ देखती है और रोते हुए कहती है, मेरे मम्मा पापा नहीं है मैम, मैं अनाथ हूँ और अपने चाचू चाची के साथ रहती हूँ। तानिया सहगल मेरी कज़न सिस्टर है और मेरे पास मम्मा पापा या उनके जैसे प्यार करने वाला कोई भी नहीं है। अब तक रोह की आंखों से आंसू आने लगे थे, तभी पंखू उसके आंसू साफ करते हुए कहती है, अरे किसने कहा कि आपके पास कोई प्यार करने वाला नहीं है, देखो मैं हूं ना आपके पास। आप ना बिल्कुल एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट एंजल की तरह हो, एंड व्हाट इफ आई गॉट एन एंजल लाइक यू एज माई लिटिल सिस्टर। हाँ तो बोलो प्रिंसेस, क्या आप मेरी बेबी सिस्टर बनोगे। आई प्रॉमिस, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको अपना प्यार और केयर देने की। पंखू की बातें सुनकर रूह ने उसकी तरफ देखा और उससे पूछा, सच्ची आप मुझे प्यार करोगे जैसे एक बिग सिस्टर अपनी बेबी सिस्टर से करती है। पंखू हाँ में अपना सिर हिलाती है और ये देखकर रोह पंखू के जोरों से गले लग जाती है और पंखू भी रोह को गले लगा लेती है और उसके माथे पे किस करती है। रोह पंखू की तरफ बिग स्माइल के साथ देखते हुए कहती है, थैंक यू सो मच मैम। पंखू उसकी नाक धीरे से खींचते हुए कहती है, आप ना मुझे मैम सिर्फ कॉलेज में बुलाओगे, बट बाहर दीदी दीदू आपको जो ठीक लगे वो बुला सकते हो, बट मैम नहीं, क्योंकि नाउ यू आर माई बेबी सिस्टर राइट। रोह हंसते हुए अपना सिर हिलाती है और कहती है, येस मैम, ओपशी धोपशी शौरी दीदू। रोह इतना क्यूट फेस बनती है कि पंखू को उसके क्यूटनेस पे बहुत ज़्यादा प्यार आता है और वो रोह के चबी चीक्स पे किस करती है और बोलती है, आप कितने ज़्यादा क्यूट हो बेबी।
रो पंखू की बातें सुनकर एक स्माइल देती है और तभी गलती से रो का पैर पंखू की पैरों से टकरा जाता है, जिसकी वजह से रो की एक सिस्क निकलती है। पंखू रो की सिस्क सुनकर अलर्ट हो जाती है और रो से पूछती है, बेबी आपको लगी है क्या पैरों में? लेट मी सी। इतना बोल के पंखू रो का प्लाट्सो पैंट ऊपर ही करने वाली होती है, पर रो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नहीं दिदू कुछ भी नहीं है, आप छोड़ो ना। पर पंखू उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसका पैंट ऊपर करती है, पर फिर जो वो देखती है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो रो की तरफ देखती है जो अभी नीचे अपनी पैरों की तरफ ही देख रही होती है। पंखू परेशानी और डर से उसे कहती है, ओह गॉड, ये इतनी चोटें आपको कैसे लगी? और ये कोई नॉर्मल चोट नहीं है, ऐसे लग रहा है कि किसी ने आपके पैरों पर बुरी तरीके से बहुत मारा है। पंखू रो का आंसुओं से गिला फेस अपनी दोनों हाथों से पकड़ती है और उससे पूछती है, प्लीज बोलो ना बेटा, कैसे लगी आपको इतनी और किसने मारा? आपके चाचू चाची ने। देखो देयर इज नो नीड टू हाइड, आप अपनी दिदू को तो बता सकते हो ना, तो बोलो। रो उसकी तरफ देखती है और कहती है, दिदू बहुत मारते हैं वो लोग, मुझे पता नहीं क्यों। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी हर रोज ये उनका डेली रूटीन बन गया है। मुझे बहुत लगती है, बहुत पेन भी होता है, बट वहाँ मुझे बचाने वाला कोई नहीं होता। मुझे बहुत डर लगता है और ऐसे लगता है जैसे एक दिन वो लोग मेरी जान ही ले लेंगे। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता है, अभी नहीं होता, आई विल डाई वन डे। इतना बोल के रो बहुत जोरों से रोने लगती है और पंखू के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ड्राइवर को भी रो के लिए बहुत बुरा लगता है, तभी पंखू रो को अपने गले लगा लेती है और रो भी पंखू के गले लग के बहुत ज़्यादा रोती है और रोने की वजह से उसकी सांसें तेज हो जाती है। रो को तेज सांसें लेता देख पंखू भी घबरा जाती है और उसकी बैक को रब करते हुए रो से कहती है, शुश्रो देखो, शांत हो जाओ बेबी आप प्लीज़। आप बहुत रो रहे हो और देखो ब्रेथिंग में प्रॉब्लम हो रही है आपको। पंखू अपनी पूरी कोशिश कर रही थी बट रो चुप नहीं हो रही थी। तभी अचानक से रो के हाथ पैर भी तेजी से कांपने लगे और उसके माथे पे पसीना आ गया। रो को ऐसी हालत में देख पंखू भी रोने लगी और उसने कहा, बेबी क्या हो रहा है आपको? बाबाजी मैं क्या करूँ? आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। पंखू ने रो की तरफ देखा जो अभी धीरे धीरे अपनी आंखें भी बंद कर रही थी, तो उसे आंखें बंद करता देख पंखू ने उसके गाल पे थपथपाना शुरू किया और घबराते हुए कहा, नहीं बेटा आंखें बंद नहीं करना, सोना नहीं। तभी ड्राइवर ने पंखू से कहा, मैम आप अरहान सर से पूछो, इनकी क्रोक हालत और बिगड़ती जा रही है। पंखू ने ड्राइवर की बात सुन के तुरंत अरु को कॉल किया, जिसने 3 रिंग के बाद कॉल रिसीव की और कहा, हाय भाभी, आज आपको फाइनली याद आ गई अपने इस प्यारे से बेबी की। अरु की बात सुन के पंखू की सिसकियां निकली और उसने अपनी दबी आवाज में कहा, अरु। पंखू की ऐसी आवाज सुनकर अरु परेशान हो गया और अपनी बड़ी सी चेयर से उठा और पंखू से कहा, भाभी क्या हुआ और आप रो क्यों रहे हो? कॉलेज में कुछ हुआ है या फिर किसी ने आपको कुछ बोला, परेशान किया? बताओ यार, आप डरा रहे हो मुझे। पंखू ने एक बार रो की तरफ देखा जो अभी भी पैनिक कर रही थी और उसके हाथ पैर अभी ठंडे पड़ रहे थे। ये देख पंखू ने रो को कसकर अपने गले से लगाया और अरु को बताया, अरु आई हैव वन गर्ल विथ मी अराउंड 16-17 वर्ष ओल्ड और पता नहीं उसे एकदम से पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। उसकी पूरी बॉडी कोल्ड हो रही है और उसे ब्रेथिंग में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही है। प्लीज़ बताओ ना मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरु पंखू की बातें बहुत ध्यान से सुनता है और फिर उसे पूछता है, भाभी सबसे पहले हमें उसे शांत करना होगा। अच्छा क्या इस वक्त वो मेरी बातें सुन पाएगी? पंखू हमें जवाब देती है तो अरु उसे कहता है, भाभी डू वन थिंग, अपना फ़ोन स्पीकर पे रखो एंड यू जस्ट रब हर बैक, से उसे ब्रेथिंग में हेल्प होगी। अरु के कहने पर पंखू फ़ोन स्पीकर पे करती है और दूसरी हाथ से रो की बैक भी रब करती है। तभी वो अरु की आवाज़ सुनते हैं फ़ोन से जो रो से कहता है, हे बेबी गर्ल फर्स्ट लिसन टू मी ओके बेटा। अरु की बहुत ही स्वीट और सुथिंग आवाज़ सुनकर रो अपनी आधी बंद आंखें खोल के फ़ोन की तरफ देखती है और धीरे से अपना सिर हिलाती है। तभी अरु आगे कहता है, आई कनो कि यू आर हैविंग प्रॉब्लम इन ब्रेथिंग बट प्लीज़ ट्राई टू ब्रेथ बच्चे। ओके आप अपनी आंखें बंद करो एंड ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन यूर ब्रेथ, जस्ट टेक लॉन्ग ब्रेथ एंड देन इनहेल एंड एक्सहेल, कम ऑन यू कैन डू इट बच्चे, आप बहुत स्ट्रांग बेबी हो। जैसे अरु रो को बता रहा था वो बिल्कुल वैसा ही कर रही थी और बीच बीच में अरु उसे गाइड कर रहा था, जिसकी वजह से रो की कंडीशन नॉर्मल हो रही थी, पर अभी भी वो बहुत डरी हुई थी। पंखू ने रो को बिल्कुल अपने करीब खींच लिया और उसे इस तरह से पकड़ा जैसे पेरेंट्स अपने छोटे बेबीज को पकड़ते हैं। रो ने तुरंत अपना फेस पंखू की गर्दन में छुपा दिया और बहुत धीरे धीरे रोने लगी। पंखू ने फ़ोन का स्पीकर बंद किया और एक हाथ से फ़ोन अपनी एक कान पर लगाया और कहा, अरु वो ठीक है अभी, पर फिर भी रो रही है। पंखू की बात सुन के अरु ने अपना माथा रब करते हुए कहा,
भाभी आई एम वेरी शुगर कि शी इज हैविंग सम हॉरिबल पास्ट जिसकी वजह से उसे ये पैनिक अटैक्स आते हैं। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ कि वो बहुत वीक है क्या? पंखू रू की तरफ देखती है जो अभी उसे चिपकी हुई है जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से चिपकता है। पंखू रू के बालों को सहलाते हुए अरू से कहती है, हाँ अरू वो फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा वीक है। वो सिर्फ एक 17 साल की बच्ची है अरू, और तुम ही बोलो वो इतना कुछ फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस कैसे संभाल पाएगी। पंखू की बातें सुन के अरू थोड़ा परेशान हो जाता है और उससे पूछता है, भाभी आप एक काम करो, टेक हर हियर इन हॉस्पिटल, शी नीड्स ट्रीटमेंट। हाँ मैं आज बिजी हूँ बट बाकी डॉक्टर्स होंगे। ये सुनकर पंखू कहती है, अरू आज रहने दो, मैं कल से ले आऊंगी और मैं इस बच्ची को किसी और के भरोसे न छोड़ सकती, बहुत स्पेशल बन चुकी है ये मेरे लिए, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। अरू पंखू की बातें सुन के थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी भाभी पंखुड़ी मल्होत्रा का दिल जीतना और उसमें अपने लिए थोड़ी सी जगह बनाना भी बहुत बहुत डिफिकल्ट है। मतलब अब उसे ये यकीन हो चुका था कि वो लड़की पंखू के बहुत करीब है, बिल्कुल उसकी फैमिली मल्होत्रा के जैसी। अरू अपनी ड्रीमी दुनिया से बाहर आता है और पंखू से कहता है, फिर आप कल आ जाओ, मैं अपना कुछ समय आपके लिए सॉरी उस बेबी के लिए फ्री रखूंगा और खुद उसे चेक करूंगा, आप परेशान मत हो भाभी। अगर आप लोग भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि अरू ऑब्यम होने के साथ साथ फिजिशियन भी है, तो वो रो का ट्रीटमेंट एज अ नॉर्मल डॉक्टर कर सकता है। अरू की बात से पंखू सहमत होती है। तभी अरू फिर से उससे कुछ कहता है, भाभी पैनिक अटैक्स की वजह से उस बेबी को और भी ज़्यादा वीकनेस आएगी, तो आप सबसे पहले उसे कोई एनर्जी फ्रूट जूस या फिर कोई एनर्जी ड्रिंक पिलाओ। अच्छा उसने कुछ खाया है क्या? पंखू रू की बातें याद करती है और अरू से कहती है, मुझे नहीं लगता अरू, इसने मॉर्निंग से कुछ खाया भी होगा और बहुत थिन है ये। अरू ये सुनता है और अपनी आंखें बंद करता है और 1 मिनट के बाद वो अपनी आंखें खोलते हुए पंखू से कहता है, भाभी प्लीज़ आप सबसे पहले उसे कुछ खिलाओ और ट्राई करो कि कोई भी अनहेल्दी या अनहाइजेनिक चीज़ वो ना खा पाए, और मैं आपको एक मेडिसिन का नेम MSG कर रहा हूँ, आप वो उसे खिला दो आफ्टर फीडिंग हर फूड। ये मेडिसिन आपको किसी भी मेडिकल शॉप में ईजिली मिल जाएगी। पंखू रू की तरफ देखती है और थोड़ा परेशान होकर अरू से कहती है, ओके तुम मुझे नेम MSG करो, मैं खिला दूंगी इसे ना चिढ़ है दवाइयों और इंजेक्शनों से, बट आई विल मेक हर ईट। अरू डू यू हैव एनी वर्क नाउ? अरू अपने पर्सनल रूम बेडरूम में जाते हुए कहता है, हाँ एक सी सेक्शन डिलीवरी है और आई थिंक थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है क्योंकि केस कॉम्प्लिकेटेड है, तो सी यू एट होम बाय एंड टेक केयर ऑफ दैट लिटिल प्रिंसेस। मैं कल पक्का अपना टाइम दूंगा और ट्रीट करूंगा उसे। पंखू उसे बाय बोलती है और फ़ोन कट कर देती है। वो ड्राइवर से कहती है, भैया आप दी इन्फिनिटी रेस्टोरेंट ले चलो। पंखू के कहने पर ड्राइवर उन्हें उस रेस्टोरेंट की तरफ ले जाता है और पंखू रू की तरफ देखती है जो अभी भी बहुत सहमी सी है, तो पंखू उसके बालों को संवारते हुए उससे कहती है, देखो डरने की कोई बात नहीं है, बेबी आपकी दिदू है ना आपके साथ, तो आप क्यों डर रहे हो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने कितने दिनों से खाना नहीं खाया है, देखो कैसे कमज़ोर लग रहे हो आप। रू उसकी तरफ देखती है अपनी आंसू भरी आंखों से और कहती है, 2 दिन से उन्होंने मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया दीदू। मुझे बहुत जोरों से भूख लगती थी और कुछ ना खाने की वजह से चक्कर भी आते थे, बट उनको कभी मेरे ऊपर थोड़ा सा भी रहम नहीं आता है। वो लोग तो मुझे किसी भिखारी से भी बदतर समझते हैं। आप बोलो मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है कि बाबाजी मुझे ऐसे पनिशमेंट दे रहे हैं, मुझे बहुत दर्द होता है। रो की बातें सुन के पंखू को बहुत बुरा फील होता है और वो रो से कहती है, आपकी दिदू आपसे प्रॉमिस करती है प्रिंसेस कि अभी आप कभी कोई पेन कोई दर्द बर्दाश्त नहीं करोगे। अभी चलो, मेरे छोटू बेबी की टमी को भूखी लगी होगी ना। रो अपना टमी रब करते हुए हाँ में सिर हिलती है और वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। जाने से पहले पंखू ड्राइवर को वो मेडिसिन लाने के लिए कहती है जो अरू ने उससे बताई है। पंखू रूह के लिए सबसे हेल्दी और डिलीशियस खाना ऑर्डर करती है और उसे अपने हाथों से खिलाती भी है। तभी वो ड्राइवर भी मेडिसिन लेके आता है और पंखू को मेडिसिन देकर बाहर की ओर चला जाता है। यहाँ पंखू बहुत मिन्नतों बाद रो को वो मेडिसिन खिला ही देती है और रो क्यूट फेस बना के खा लेती है। थोड़े से टाइम के बाद पंखू रो को उसके घर से थोड़ी दूरी पर छोड़ती है और उसके माथे पे एक किस करने के बाद वहाँ से चली जाती है और रो भी अपने घर, जो कि असल में एक कैद खाना है, उसकी तरफ बढ़ती है। पंखू मल्होत्रा हाउस आती है और देखती है कि माही उसका हस्बैंड लिविंग रूम में बैठे कुछ काम कर रहा होता है लैपटॉप पर। माही को देखते ही पंखू के आंसू बहने चालू हो जाते हैं और वो माही की तरफ भागती है और उसके गले से लगकर रोने लगती है। उसे रोता देख माही डर जाता है और अपना लैपटॉप साइड में रख उसे अपनी बाहों में ले लेता है। तभी सभी लोग फैमिली सिवाय अरू के वहां आते हैं और वो भी परेशान हो जाते हैं। पंखू को पहली बार इतना रोते देख तो दादू माही की तरफ देख उसे पूछते हैं,
माही क्या हुआ बच्ची को, वो इतना क्यों रो रही है, तूने उसे डांटा या फिर कुछ बोला? इस पे माही दादू से कहता है, नहीं दादू मैंने कुछ नहीं बोला, इनफैक्ट वो अभी आई और आते ही रोने लगी। माही पंखू को अपने आप से थोड़ा अलग करता है और उसके आंसू साफ करते हुए उसे पूछता है, पंखू क्या हुआ है बेबी और तुम इतना रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ किया या फिर कुछ हुआ है कॉलेज में, बोलो। पंखू बिना टाइम वेस्ट किए माही और पूरी फैमिली को रूह के बारे में सब कुछ बताती है और ये सुनने के बाद उन सबको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तभी पंखू उनसे कहती है, बहुत छोटी सी है वो और इतने टॉर्चर्स, गॉड सच में बहुत स्ट्रांग है वो, पर कब तक? आज पैनिक अटैक्स की वजह से उसकी तबीयत बहुत बिगड़ रही थी और वो तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बट थैंक्स टू अरु उसने सब कुछ बहुत केयरफुली हैंडल किया, वरना उस बच्ची की तबीयत बहुत बिगड़ जाती। उसे ना नॉर्मल सी सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी, इतनी प्यारी सी है वो, पर देखो ना किस्मत कैसे खेल खेल रही है उसके साथ। पंखू की बातें सुनने के बाद आरती उसे पूछती है, बेटा अरु ने क्या बोला? सब लोग भी पंखू की तरफ देखते हैं और तभी पंखू आरती को बताती है, मम्मा अरु ने कल बुलाया है हॉस्पिटल। उसने बोला वो खुद ट्रीटमेंट करेगा बेबी की, और मैं भी नहीं चाहती कि कोई और उसे ट्रीट करे क्योंकि अरु के अलावा मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है। वो लोग भी पंखू की बात से सहमत होते हैं। 4 घंटों बाद अरु भी हॉस्पिटल से वापस आता है और जब उसकी नज़रें पंखू की रेड आंखों पर पड़ती है वो जल्दी से उसकी तरफ आता है। अरु पंखू के दोनों हाथ अपनी हाथों में पकड़कर पूछता है, भाभी आप रो रहे थे, देखो कैसे आंखें सूज गई है आपकी, प्लीज रोइए नहीं और मुझे बताओ क्या हुआ है। हाँ। तभी माही उसे सब कुछ बताता है जो पंखू ने उन्हें बताया है और ये सब सुनने के बाद अरु पंखू के बहते आंसू साफ करते हुए कहता है, डोंट वरी भाभी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मैं हूं ना और आप मुझ पे ट्रस्ट करते हो ना। पंखू हमें अपना सिर हिलाती है और ये देखकर अरु पंखू की हाथ के बैक साइड पे किस करता है और कहता है, देन आई प्रॉमिस आई विल ट्राई माई बेस्ट। बस कल आप उस लिटिल प्रिंसेस को मेरे पास लेकर आना। अभी आप जाओ और अपना क्यूट एंड प्रीटी सा फेस वॉश करके आ जाओ, तब तक मैं भी शॉवर लेकर आता हूँ, फिर हम सब जल्दी से डिनर करेंगे क्योंकि मेरे पेट में रैट्स फुटबॉल खेल रहे हैं। अरु की बातें सुन के पंखू और सब हंसते हैं और ऐसे ही अपना फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ रो के चाचू चाची उसकी लाइफ नर्क बना रहे होते हैं। वो लोग स्पेशली उसके चाचू रूह को अपने लेदर के बेल्ट से मार रहे थे क्योंकि रूह के हाथ से गलती से एक ग्लास टूट गया था। रूह उन लोगों के सामने भिख मांग रही थी कि वो उसे ना मारे, पर वो लोग उस बच्ची को किसी जानवरों की तरह पीट रहे थे। रूह पहले से ही बहुत कमजोर है और उन लोगों के इतने टॉर्चर्स के बाद वो बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। तभी उसके चाचू ने उसे इतनी जोरों से पुश किया कि रूह उन टूटे हुए कांच के टुकड़ों पे गिरी, जिसकी वजह से रूह के एक हाथ और दोनों घुटनों में वो कांच लगे और बहुत गहरी चोट आई। उसकी चोटों से काफी खून भी निकल रहा था, पर बिना उन चोटों को ठीक किए वो लोग वहां से चले गए और बहुत ब्लड लॉसिंग की वजह से रूह भी वही जमीन पे बेहोश पड़ी रही। अगली सुबह ठीक 5 साढ़े 5 के करीब रूह को होश आया और उसने अपनी आंखें खोली, पर बहुत ज्यादा दर्द की वजह से वो कराहने और रोने लगी। वहां उसकी हेल्प करने वाला, उसको पूछने वाला कोई नहीं था, तो अपनी किस्मत पर रोने के अलावा उस बच्ची के पास भी और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। बिना टाइम वेस्ट किए रूह अपनी जगह से बहुत मुश्किल से उठी और अपनी गहरी चोटों को दवा लगाए बिना उसने घर के पूरे काम किए और बिना कुछ खाए पिए कॉलेज के लिए निकल गई। रूह को चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, पर वो चलते ही जा रही थी। रूह जब कॉलेज आई तभी ज़्यादा स्टूडेंट्स वहां नहीं थे क्योंकि वो आज थोड़ा जल्दी कॉलेज आई थी, पर रूह को चलने में बहुत दर्द हो रहा था और उसका सिर भी घूम रहा था। उसने ना तो कुछ खाया था ना ही कुछ पिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत वीक हो गई थी। रूह जब कॉरिडोर से अपनी क्लासरूम की तरफ जा रही थी तभी अचानक से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे सब धुंधला दिखाई देने लगा और वो गिरने लगी, पर तभी पंखू जिसने रूह को गिरते हुए देखा वो वहां आई और रूह को कसकर पकड़ लिया। पंखू की आंखें एकदम से बड़ी हो गई जब उसने रूह को टच किया और उसने रूह की तरफ देखते हुए कहा, ओह नो बेबी, आपको तो बहुत हाई फीवर है और आपकी बॉडी भी पूरी जल रही है। तभी पंखू का ध्यान रूह के एक हाथ और उसके खून से भरे पैजामे पे पड़ी, जो अभी पूरी तरह से रूह के घुटने की चोट के खून से सना हुआ था। ये देखकर पंखू की हार्ट बीट्स तेज हो गई और उसने रूह की तरफ खौफ भरी नजरों से देखा और पूछा, ये आपकी ड्रेस ब्लड से क्यों कवर है और आपके हाथ में ये डिपकट्स कैसे? रूह से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ, तो आखिर में उसने पंखू को जोर से गले लगाया और रोने लगी। पंखू रूह का बैक रब कर रही थी, तभी उसने रूह की बहुत ही धीमी आवाज़ सुनी जो रूह पंखू से कह रही थी, नहीं हो रहा है दिदू, प्लीज़ कुछ करो। आई कांट बियर दिस मच पेन नाउ, बहुत दुख रहा है।
पंखू रूह की बातें सुनकर डर जाती है और एक हाथ से रूह को टाइट पकड़ के दूसरे हाथ से अपने फ़ोन पर एक नंबर डायल करती है और जब वो पसंद पंखू का कॉल रिसीव करता है पंखू उसे घबराते हुए पूछती है, हेलो अरु, तुम फ्री हो अभी? मैं आ रही हूँ हॉस्पिटल, बेबी को लेकर, उसे बहुत डिप चोट लगी है और हाई फीवर भी है। पंखू ड्राइवर को कॉल करके बुलाती है और वो दोनों मिलकर रूह को गाड़ी में बिठाते हैं, पर चोटों की वजह से रूह बहुत रोने लगती है। तभी पंखू उसके पास बैठती है और उसे अपनी बाहों में लेकर उसे कहती है, बस बेटा, हम जल्दी ही पेन शुरू कर देंगे, बस आप थोड़ी सी हिम्मत रखो।